तो कल हमने पढ़ा था भाग 4, और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो किसके कर्तव्य होते हैं, वो राज्य के कर्तव्य होते हैं। अब बात आती है हमारे कर्तव्यों की। तो हमारे कर्तव्य में जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 के क में है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य हमारे थे ही नहीं, इसी वजह से ये का जोड़ा है 4 के क में, ठीक है। और ये कब जोड़े गए बताइए, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक संशोधन हुआ हमारे संविधान में। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 1976 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में इतने ज्यादा संशोधन हुए, इतनी चीजें जोड़ी गई, इस वजह से संविधान का क्या कह देते हैं, इसे कह सकते हैं लघु संविधान, ठीक है। इस संशोधन को बोला जाता है। और यह संशोधन किसने कराया था? इंदिरा गांधी जी ने। उन्हें लगा था कि अब अगर चुनाव होते हैं तो हमारी सरकार जा रही है, इस वजह से इन्होंने क्या किया, आंतरिक अशांति के कारण इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत घोषित करते हैं? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है? जब कोई बाहरी आक्रमण होने की संभावना होती है और देश के लिए खतरा होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। आर्टिकल 352 लागू होता है। इंदिरा गांधी जी को लगा कि हमारी सरकार नैया डूबने वाली है, जाने वाली है सरकार। इन्होंने आंतरिक अशांति के कारण लोगों में विरोध था, तो आंतरिक अशांति, इन्होंने कहा आंतरिक अशांति है देश में, इस वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ और कह दिया गया कि अब आंतरिक अशांति के कारण कभी भी क्या नहीं होगा, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट था, ये चीज बता दी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि हमारे संविधान में एक मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, नागरिकों के भी तो कर्तव्य होने चाहिए। पता चला कि सरकार यानी राज्य के भी बस कर्तव्य बने रहे और नागरिकों के कोई कर्तव्य नहीं। तो इन्होंने सिफारिश कर दिया कि कितने मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, बताइए कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की? 8 की 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की। ध्यान दीजिए, 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, लेकिन जोड़े कितने गए? जोड़े गए 10 जोड़े गए। पहली बार ऐसा हुआ कि सिफारिश 8 की गई और जोड़ दिए गए 10। नहीं तो किसी भी चीज के लिए हम 15 की सिफारिश करेंगे तो 5 जोड़े जाते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन ये मौलिक कर्तव्य भाई नागरिकों के कर्तव्य थे ना, इस वजह से 8 की सिफारिश क्या की थी इन्होंने, और संसद ने क्या किया, 10 जोड़ दिए कि 10 होने चाहिए।
क्लियर है? यहां से क्वेश्चन आता है कि 10 जोड़े गए। फिर इसके बाद एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया और 10 से +1 हुआ, और 1 जो जोड़ा गया वो कौन सा था? शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये 11वां, और इस प्रकार से टोटल हो गए हमारे मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो ये जोड़ा गया। ये कौन सा संशोधन हुआ था हमारे संविधान में? 86 नंबर का संविधान, 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और इसी के तहत हमारे मौलिक कर्तव्य में एक 11वें नंबर का जो जोड़ा था वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यदि उनके संरक्षक हैं, माता पिता हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को क्या करें? शिक्षा दें, पढ़ाएं लिखाएं, ठीक है, स्कूल भेजें। ये बात कही गई है। ये किसके कर्तव्य है? नागरिकों के, जिनके माता पिता हैं, तो अपने बच्चों को शिक्षा दें। ये बात कही गई है। क्वेश्चन आता है ये, बताइए 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? हमने कहा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है। कौन से संशोधन में? हमने कहा 86वें नंबर का संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसी संविधान संशोधन के तहत, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 का भी जोड़ा गया। अगर याद हो मौलिक कर्तव्य में, तो मौलिक अधिकार में, सॉरी, 21 का क्या है? 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये क्या है? मौलिक अधिकार बना दिया गया इसी संशोधन के तहत। तो मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया और प्लस मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया, दोनों में जोड़ा गया है। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बताइए मौलिक कर्तव्य सबसे पहली बात किस देश से लिए गए? बताइए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो रूस से, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस। कभी कभी रूस लिख के आ जाएगा, कभी कभी सोवियत संघ लिख कर आ जाएगा। हाँ, रसिया इंग्लिश में बोल देंगे, ठीक है। तो ये लिख कर आ जाता है। इस देश के संविधान से एक चीज हमने ली, वो है मौलिक कर्तव्य, और अपने संविधान में जोड़ ली। क्लियर है बात? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस की बात करें ना, इसी का तो युद्ध ठना हुआ है, ठीक है। किसका किसका? सोवियत संघ रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है। क्यों? सोवियत संघ अब संघ नहीं रहा, अब रूस है। पहले था सोवियत संघ, और ये कई देशों को मिलाकर एक संगठन था, संघ था। इस वजह से सोवियत संघ बोला जाता था, महाशक्ति थी। अब वो चाहता है रूस कि फिर से वही सोवियत संघ बने। जो देश अलग अलग हो गए थे उनको समेटने में लगा हुआ है, वही हाल यूक्रेन को अपने में समेटने में लगा है, उसी का है। लेकिन एक बार स्वतंत्रता मिल जाती है किसी को, वो चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। तो ये चीजें हैं। चलिए ठीक है, तो यही है। 1991 में इसका विघटन हुआ था। आ जाता है क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, और ये टूट गया था, अलग अलग टुकड़ों में बट गया था सोवियत संघ। नहीं तो बहुत बड़ा देश था ये सोवियत संघ, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए मौलिक कर्तव्य किस भाग में? सीधे आता क्वेश्चन, तो भाग 4 के का में है, ठीक। बताइए एक जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए,
वो किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये हो जाएगा। कब जोड़े गए? हमने कहा 1976 में जोड़े गए। कौन से संशोधन में जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर है? कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 जोड़े गए। 8 की सिफारिश जरूर की गई। आपके किताब में ये नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। ये जब बड़ी बुक उठाएंगे, बहुत अच्छी बुक, तो ये बात मिलेगी कि सिफारिश की गई थी 8 की। आपकी किताब में क्या मिलेगा? सीधे सीधे कि कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संशोधन में। तो हमने कहा 10 जोड़े गए थे। ठीक है, हमने कहा 10 जोड़े गए थे। अब वर्तमान में कितने? तो 11 हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई, और ये इस प्रकार से वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य हमने कहा मौलिक कर्तव्य है नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र ध्वज का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। यही चीजें, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने क्रांति लड़ी है आज़ादी के लिए, उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से बातें कही गई हैं कि हमें ये करना चाहिए, करना चाहिए। जब इस तरीके से बात आए ना, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य क्या करते हैं। हमने कहा जैसे हमारे क्रांतिकारी महात्मा गांधी जी हैं, क्या लोग सम्मान करते हैं? सम्मान करते हैं क्या? करते तो हैं, लेकिन बहुत से लोग अलग तरीके से भी बोलते हैं। लेकिन हमारे संविधान में कहा गया है, क्या कहा गया? सम्मान करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। ठीक है, और इस पे पनिशमेंट की बात नहीं है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसा करना चाहिए। लोग नहीं करते हैं, मौलिक कर्तव्य अपने फर्ज नहीं निभाते हैं। तो सरकार कहती है कि नागरिकों जो है अपने कर्तव्य आप भी न निभाइए, और राज्य के जो कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व हम भी नहीं निभाते हैं, और इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। राज्य भी अपने कर्तव्य नहीं निभाती है और नागरिक भी अपने कर्तव्य नहीं निभाते, तो अच्छे से साठगांठ चलती है नागरिकों के भी और इसके भी। इस प्रकार से हमारे मौलिक कर्तव्य खत्म होते हैं। अब चलते हैं भाग 5 में। ठीक है, तो भाग 5 क्या है? भाग 5 में बात की गई है संघ की। ठीक है, भाग 5 में संघ पढ़ेंगे, और संघ में सबसे पहले पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, विस्तार से पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। फिर इसके बाद आएगा उपराष्ट्रपति, फिर इसके बाद आएगा हमारे संसद, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद आ जाएगी, फिर इसके बाद आ जाएगी संसद। संसद में क्या क्या होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में। फिर इसके बाद और आगे आएंगे तो फिर न्यायालय के बारे में भी पढ़ेंगे, जो भी है। तो एक एक पढ़ते चले जाएंगे। तो भाग 5 में संघ की बात की गई है, और ये सबसे पहले राष्ट्रपति। तो हमने कहा आर्टिकल कौन सा? 52 नंबर का। 51 का हो चुका मौलिक कर्तव्य है। अब 52 आर्टिकल में, 52 आर्टिकल में क्या कहा गया है? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, एक पद की बात की गई है कि भारत का एक क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, पद की व्यवस्था की बात की गई है। आर्टिकल 53 में
बताइए, जो राष्ट्रपति, अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में। तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति ही चल रहा है। तो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। तो सीधे सीधे लिखेंगे संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। इसी में कहा गया है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के तहत ही कहा गया है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं जानते हैं कि तीनों सेनाएं कौन कौन सी? थल सेना, जल सेना और आपकी वायु सेना। इन तीनों के मुखिया कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अच्छा, अगर संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये बात सही है। हमारे संविधान के हिसाब से तो अध्यक्ष हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर हम कह दें कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है संघ की कार्यपालिका का, तो वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री होता है। ये तो नाम मात्र के होते हैं, ये नाम मात्र के होते हैं अध्यक्ष, कठपुतली जैसे कह दें, कठपुतली के तरीके। इनके लिए 42वां संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन ने इन्हें बिल्कुल पिंजड़े में जैसे बंद कर दिया हो, ऐसे बना दिया। इनके पास नहीं है, पूरे कार्य इन्हीं के नाम पे होते हैं, लेकिन इनको शक्ति नहीं, वो चीज है ही नहीं। अब संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष बना दिया गया राष्ट्रपति को, लेकिन ये होते नहीं है। पूरे की पूरी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? इनकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया संघ की कार्यपालिका शक्ति का, यानी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है बताइए? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, निर्वाचन, ठीक है, कितने साल बाद? प्रत्येक 5 वर्ष बाद। ठीक है, यह माना जाता है आमतौर पर कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है। तो निर्वाचन होता है, कैसे होता है निर्वाचन वो आगे देखते हैं। आर्टिकल 55 में क्या है बताइए? आर्टिकल 55 में तो निर्वाचन की रीति या पद्धति, निर्वाचन की रीति या इसी को कहते हैं पद्धति। क्या चीज? नहीं, ये निर्वाचन की रीति पद्धति, कौन सी पद्धति, कौन सी प्रक्रिया होती है? तो निर्वाचन की पद्धति क्या है जब राष्ट्रपति चुनते हैं बताइए? तो हमने कहा इनका जो रीति पद्धति होती है ना, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति। अच्छा, एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। इसमें कैसे चुनाव, कैसा मतलब ये माना जाता है कि कैसे होगा इनका निर्वाचन? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, वो भी बताते हैं। अच्छा, निर्वाचन में अगर बात करें कि कौन कौन भाग लेता है, ठीक है, अब तो बस एक चीज याद रख लीजिए, निर्वाचन में जो संसद के दोनों सदन होते हैं ना, संसद के निर्वाचित सदस्य, आप ऐसे लिखिए, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित
संसद के निर्वाचित सदस्य और प्लस विधानसभा। ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जो मतदान करते हैं। मतदान कैसे होता है? गुप्त मतदान होता है। इनका मतदान गुप्त मतदान होता है। संसद के निर्वाचित सदस्य, अब इसमें थोड़ा सा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मनोनीत सदस्य भी होते हैं, ध्यान दीजिए। तो संसद के 2 सदन होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। दोनों सदस्यों को बोला जाता है इनके सांसद, दोनों सदस्यों को बोलते हैं सांसद। ठीक है, तो सांसद अपना मतदान करते हैं, साथ में विधायक भी करते हैं। अभी जो यूपी में चुनाव हो रहा, ये विधानसभा के सदस्यों का हो रहा है। विधानसभा के सदस्यों को क्या बोला जाता है? एमएलए बोला जाता है, विधायक जिसे कहते हैं। ठीक है, इनको एमपी बोला जाता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इन्हें एमएलए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो भाग लेते हैं। एक चीज और, विधानसभा, एक बात और कही गई है कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करना है। कौन कौन से? एक तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा है। क्या चुनाव हुआ? केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके जो सदस्य होंगे वो भी मतदान करेंगे। साथ में एक पांडिचेरी है, जिसका नाम चेंज हुआ पुदुचेरी है, पहले पांडिचेरी नाम था, पुदुचेरी है। ठीक है, तो उसमें भी विधानसभा है, तो वो भी मतदान करेंगे। 2 केंद्र शासित, बाकी जितने राज्य है सभी राज्यों के एमएलए, और साथ में जो सांसदी का चुनाव होता है ना, ठीक है, लोकसभा का चुनाव, तो उसके भी, और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो भी। ठीक है, तो ये सभी लोग मतदान करते हैं। जो चुने जाते हैं, जिनको जनता वोट करती है, उन्हीं के यहाँ पर वही लोग भाग लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा लोकसभा, पहले था लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर दिया जाता था, अब हटा दिया गया है, अब हटा दिया गया, संशोधन हुआ, अभी हटा दिया गया। तो जो ठीक है, तो राष्ट्रपति मनोनीत यदि करते हैं, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, वो लोग भाग नहीं लेंगे, वो लोग भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार राज्यपाल यहां अगर मनोनीत करते हैं, राज्यपाल करते थे एक लोग को विधानसभा में, वो भी हट गया एंग्लो इंडियन का, तो ये करते थे, तो ये लोग भाग नहीं लेते थे। जिनका चुनाव होता है वही लोग भाग लेते थे। अब इनका कैसे चुनाव होता है, कैसे मतदान करते हैं, किसका वोट पावर ज़्यादा होता है, तो हम कहेंगे कि सांसद का ज़्यादा पावर होता है, विधानसभा के सदस्य का यानी विधायक का कम होता है। हमारी कविता थी पहले, एक सुनाते हैं। ठीक है, ना दर से मिला ना किसी दरबार से मिला है, और जो कुछ भी मिला है मुझको मुकद्दर से मिला है। ठोकर किसी पत्थर से लगी जब कभी मुझे, मंजिल का पता भी उसी ठोकर से चला है। क्यों नहीं आता तूफान खेज मौजों को सऊर, क्यों नहीं आता तूफान खेज मौजों को सऊर, कि कम से कम कागज़ की नाव से ना टकराया करें, कम से कम कागज़ की नाव से ना टकराया करें। ईंट को देने के लिए एक सख्त सा जवाब, ईंट को देने के लिए एक सख्त सा जवाब, पत्थर भी अपने हाथ में पत्थर उठाए है, पत्थर भी अपने हाथ में पत्थर उठाए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 55 हो गया। अब इसके बाद आर्टिकल 56 पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आर्टिकल 36 पे, 56 पे, ठीक है, 36 पे चलिए। तो आर्टिकल 56 में क्या है? ठीक है, पदावधि की बात की गई है। तो राष्ट्रपति की पदावधि कितने दिनों तक?
यानी 5 वर्ष के लिए नॉर्मल ये कहा गया है कि 5 साल के लिए होंगे। वो एक अलग बात है कि अपनी पदावधि के दौरान वो त्याग पत्र दे सकते हैं। किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक है, बीच में छोड़ सकते हैं, जो भी है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पदावधि की बात की गई है तो 5 वर्ष के लिए कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 57 में क्या है बताइए? ठीक है, पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन की बात की गई है कि दोबारा से राष्ट्रपति का निर्वाचन हो। जो बन जाते हैं उन्हीं लोगों का, ठीक है, कि एक बार जिनका निर्वाचन हो जाता है तो दोबारा से निर्वाचन की बात की गई है यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो, ठीक है। तो आर्टिकल 57 हो गया। इसके बाद आर्टिकल 58 में क्या है बताइए? आपको तो एक शब्द याद करना है, आहर्यताएं। आहर्यताओं को ही कहते हैं योग्यताएं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की क्या, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो बताइए क्या आहर्यताएं होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 35 वर्ष की आयु, ठीक है। अधिकतम आयु कितनी? सीमा नहीं है, अधिकतम की सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये निश्चित है। 85 और 90 के बैठा सकते हैं, 100 भी पार कर जाएं लड़ सकते हैं चुनाव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारे संविधान में लिमिट ही नहीं की गई है, ठीक है, लेकिन कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये निश्चित कर दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद और कहा गया है कि जो एक सांसद होते हैं ना, यानी संसद के सदस्य जो होते हैं, अगर वो सदस्य संसद का बन सकता है, ये योग्यता होनी चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो संसद का सदस्य बन सके, वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें कही गई हैं। सदस्य बनने की योग्यता, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 59 की बात करें। आर्टिकल 59 में क्या है? शर्तें की बात की गई। क्या शर्तें हैं? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, बनना है राष्ट्रपति, तो क्या शर्तें हैं? कि कम से कम आयु 35 वर्ष का होने, 35 वर्ष होनी चाहिए आयु, और साथ में वो, ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। पता चला कि लाभ के पद पे सरकारी जॉब कर रहे हैं, ये लाभ के पद होते हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, या किसी सदस्य हो संसद के या विधानसभा के सदस्य हो सकते, विधायक या सांसद, तो ये नहीं होने चाहिए। अगर हैं भी तो जिस दिन से ये चुन लिए जाएंगे कि ये राष्ट्रपति हो गए, तो उस दिन से ये माना जाएगा कि इन्होंने वो वहाँ पर त्याग पत्र दे दिया है। ये चीज़ भी, क्या चीज़? सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ये लाभ का पद होता है। सरकारी नौकरी है तो फिर आप पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर चुनाव लड़िए। क्लियर है? अभी आप विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो क्या सरकारी नौकरी वाले लड़ सकते हैं क्या? पहले अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। नहीं, ये तो एक चीज और है ना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। देखिए जो भी है प्रसाद पर्यंत। अच्छा, अब यहाँ पर इनका चुनाव होता है क्या बताइए? अगर इनका चुनाव नहीं होता राज्यपाल का तो इन्हें क्या दिक्कत है? कौन सा लड़ना है? ये लाभ के पद में हो चाहे कुछ भी हो,
जब राष्ट्रपति चाहेंगे बुला लेंगे कि आ जाओ भाई, हम आम इंसान हैं यहाँ पर, है ना। अगर राष्ट्रपति चाहे ना तो हमें बुला सकते हैं, चलो यहाँ के गवर्नर बन जाइए। एपीजे अब्दुल कलाम का इसको बुलाया था होटल गया। हाँ बिल्कुल है। नहीं, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर रहे हैं, वो तो वैज्ञानिक थे। अब वैज्ञानिकों, हमने कहा ना राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को ऐसे मनोनीत किया जाता, राष्ट्रपति कर सकते हैं मनोनीत, जो राज्यसभा में भेज सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ भी है, राष्ट्रपति के पास बहुत बड़ी पावर होती है, राज्यपाल के पास भी होती है। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, उन्हें लगता कि सामाजिक कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, वो सुविधाएं नहीं हैं यहाँ पर, तो अगर चाहें तो यहाँ से बुला सकते हैं किसी को भी। अगर आपके संपर्क अच्छे हैं ना राष्ट्रपति से, तो ये समझ लीजिए कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं अगर संपर्क है, ठीक है। वो आपको चाहे तो रातों रात पता नहीं किस पद पर बैठा देंगे और कोई कुछ नहीं बोल सकते, ये चीज़ें हैं। चलिए, तो शर्तों की बात हो गई। शर्तें, कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये शर्तें हो गई। आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ की बात की गई है। आर्टिकल 60 में शपथ की बात की गई है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ठीक है, शपथ लेते हैं। अच्छा, इनका स्पेशल कहा गया कि ये शपथ लेते हैं, और नहीं तो हमने एक अनुसूची पढ़ाई थी, कौन सी बताइए? शपथ की कौन सी अनुसूची थी? तीसरी अनुसूची। पहली भारत राज्यों का संघ है, दूसरा वेतन भत्ते, तीसरी शपथ की बात। तो सब शपथ उसके तीसरी अनुसूची के तहत लेते हैं। इनका स्पेशल आर्टिकल 60 कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 60 के तहत ये शपथ लेते हैं, या प्रतिज्ञान लेते हैं, प्रतिज्ञान भी होता है, मैं ईश्वर के प्रतिज्ञान लेता हूँ, ठीक है, कि निष्ठापूर्वक, ठीक है, भारत की सेवा करूँगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आर्टिकल 60 में, अच्छा शपथ कौन दिलाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बताइए? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का। क्लियर है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है उस समय, बताइए, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन शपथ दिलाएगा? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के बाद जो ज्येष्ठतम होगा, सबसे वरिष्ठतम होगा, ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है ना, तो फिर वरिष्ठतम देखा जाता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन है, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिला देगा इस राष्ट्रपति को शपथ। क्लियर है? वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसके बाद आर्टिकल 61 की बात करते हैं। बताइए आर्टिकल 61 में क्या है? ठीक है, महाभियोग की बात। आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग क्या होता है? सबसे पहली बात तो महाभियोग किस देश से लिया गया? ये शब्द जो है महाभियोग लगाने की ये जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई? महाभियोग आपका यूएसए से, अमेरिका से लिया गया, ठीक है, ये अमेरिका से लिया गया है महाभियोग। अच्छा, आप कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या है? हाँ बिल्कुल है, हमारे संविधान में जो संशोधन होते हैं ना, ये प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर है? तो महाभियोग लगाया जाता। महाभियोग कब लगाया जाता? यदि हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है, या सही से कार्य नहीं कर रहे, तो कौन लगा सकता है महाभियोग? बताइए, महाभियोग कौन लगाता है?
संसद। और चलिए हम बताते हैं कि इसमें महाभियोग कौन लगाता है। ठीक है, अब समझिए। अब आपको ऑप्शन देते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से एक लोग लगाते हैं, बताइए कौन लगाता है। ठीक है, तो संसद का कोई भी एक सदन लगा सकता है। क्लियर है? लोकसभा चाहे तो लोकसभा लगा देगी, राज्यसभा चाहे तो पहले राज्यसभा लगा देगी। कोई भी इनमें से दोनों में से लगा सकता है, इसमें निश्चित नहीं है कि कौन पहले लगाएगा। अब और बाकी समझ लीजिए प्रक्रिया क्या होती है। होता दोनों का रोल है। तो पहले मान के चलिए लोकसभा ने लगाया, उसने देखा कि राष्ट्रपति महोदय सही कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये जितने लोकसभा में सदस्य होंगे ना, मीटिंग बुलाएंगे, जितने सदस्य होंगे उसका 1/4 सदस्य, 1/4 1/4 1/4 सदस्य क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और महाभियोग लगाएंगे, स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? लेकिन एक बात और है, महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ हम महाभियोग लगा रहे हैं। जब सूचना दे दी जाती है, इसके बाद फिर एक सदन, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, क्या करेगा, अपने सदन का 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षर कराएगा। जो लोग सहमत हैं, जब हस्ताक्षर हो जाएगा तो इसके बाद यदि लोकसभा की बात है, हस्ताक्षर हो गए, तो ये चीज जाएगी कहाँ, राज्यसभा में। बात सही है कि नहीं? लोकसभा ने पारित किया 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ में, तो तुरंत ये जाएगा पारित होने राज्यसभा में। और राज्यसभा में जब जाएगा तो राज्यसभा में क्या होना चाहिए, 2/3 जो सदस्य हैं, सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, बहुमत से पारित होना चाहिए। दिमाग में बैठा लीजिए, पहला जो सदन होगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वो अपने सदस्यों का 1/4 से हस्ताक्षर कराएंगे और भेज देंगे दूसरे सदन में। राज्यसभा करेगा तो 1/4 सदस्य और भेज देगा लोकसभा, तो लोकसभा जो है ना 2/3 सदस्य बहुमत से पारित करेगा। और जिस दिन 2/3 बहुमत से पारित हो गया, उस दिन से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग गया। और महाभियोग लगने के साथ ही, अच्छा, सूचना इस वजह से दी जाती है, ध्यान दीजिए, 14 दिन पूर्व सूचना इस वजह से दी जाती है कि आप सतर्क हो जाइए। राष्ट्रपति महोदय जी, आप सतर्क हो जाइए, जो हमें सूचना मिली है और जैसा आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। महाभियोग लगाने का मतलब क्या है, हमारी जानकारी के मुताबिक आप गलत कर रहे हैं, सतर्क हो जाइए, हम आपके ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं। अगर आप गलत नहीं हैं तो अपने बचाव की खातिर तैयार रहिए। तो जैसे ये लगा देते हैं, तो ये अपने बचाव के लिए राष्ट्रपति फिर बातें करते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि नहीं, हम गलत नहीं हैं, ऐसी ऐसी बात है। अगर उनकी बातें सही निकलती हैं, अपने बचाव पक्ष में सही साबित हो गए, तो उनके ऊपर नहीं लगेगा। यदि वो पाए गए दोषी, तो ऐसी स्थिति में दूसरा सदन 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ में पारित कर देता है और इसी के साथ महाभियोग लग जाता है। और महाभियोग जैसे लगता है तो राष्ट्रपति का पद उस दिन से खाली माना जाता है जिस दिन से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी।
उसी दिन से पद खाली माना जाएगा जिस दिन यह प्रक्रिया हमने शुरू कर दी थी। क्लियर है? ये चीज है, ये है प्रक्रिया महाभियोग की पूरी की पूरी। ठीक है, ये पूरी की पूरी है, साधारण बुकों में नहीं मिलता, ये जो छोटी छोटी बुकें हैं इनमें ये चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आते हैं। ये समझ लीजिए हम वो चीज़ बता रहे हैं कि आप हाई से हाई लेवल यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ कवर होंगे। हम छोड़ नहीं रहे बिल्कुल जो चीज़ बता रहे हैं, और ये बहुत बड़े लेवल की चीज़ है। तो बात समझ में आई? राज्यसभा लगाएगा पहले तो अपने सदस्यों का 1/4 से हस्ताक्षर करा लेगा और किसको भेज देगा? लोकसभा के यहाँ। तो लोकसभा के यहाँ जब भेज देगा तो इसके जो सदस्य होंगे वो 2/3 बहुमत से पारित करेंगे, तब जाकर कहीं महाभियोग लगेगा। 2/3 बहुमत से नहीं हो पाएगा तो नहीं लगेगा। 2/3 का मतलब जानते हैं? अगर 3 सदस्य है तो 2 सदस्य राजी होना चाहिए। 100 में से 66 मान के चलिए, 100 सदस्य हैं तो 66 राजी होने चाहिए कि महाभियोग लगे। ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, और ऐसा होता नहीं है, महाभियोग लग नहीं पाता। क्यों? जिसकी सरकार होती है उसी का तो राष्ट्रपति होता है। जिसकी सरकार उसी का राष्ट्रपति, और जब उसी का राष्ट्रपति होता है तो बताइए संसद में सदस्य किसके होते हैं? जिसकी सरकार होती है वही तो बैठे होते हैं। तो बताइए वो क्यों लगाएंगे अपने व्यक्ति के ऊपर? कहाँ से लगेगा? किसी के साबित नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये चीजें हैं। क्लियर है? और राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, आर्टिकल आपका 61 खत्म होता है महाभियोग, और आर्टिकल 62 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 62 पे आ जाते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 62 में क्या है? ठीक है, तो रिक्ति की बात की गई है। रिक्त स्थान यदि राष्ट्रपति का स्थान खाली हो जाता है तो बताइए कितने दिन के अंदर भरना चाहिए? 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। 6 माह के अंदर ये पद भर जाना चाहिए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो चुनाव कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा पद नहीं खाली होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसी के साथ आपका ये राष्ट्रपति का, ठीक है, टॉपिक भी ख़त्म होता है। बीच बीच में राष्ट्रपति के आर्टिकल आते जाएंगे, हम बताते जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ें आपका क्रमबद्ध रूप से आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, और आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं टॉपिक।